उत्पादन फलन है, लागत है, आगम है, ये वाले चैप्टर्स हैं। बट अभी मैं उन चैप्टर को नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी पूर्ति वाले चैप्टर को ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली में मांग ख़त्म करा है, तो आपको ये जो पूर्ति है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम है पूर्ति का सिद्धांत, या पूर्ति भी आप कह सकते हो, या आपकी बुक में जो है ऐसा भी लिखा हुआ है किसी किसी बुक में पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति, आपकी बुकों में, हरियाणा वाली बुकों में, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा, आपको पूर्ति अलग से नहीं दिखेगा, चैप्टर पूर्ति अलग से नहीं दिखेगा जो आपके पास बुक्स हैं टीआर वाली, टीआर जैन वाली हरियाणा बोर्ड में, तो उसमें लिखा हुआ है शायद पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत, ऐसा कुछ नाम है चैप्टर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ की अगर हम बात करते हैं कि भाई पूर्ति होती क्या है, तो आप बोलेंगे कि पूर्ति, अच्छा पूर्ति को जो है आपूर्ति भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपूर्ति बहुत बारी लिख कर आता है, पूर्ति तो लिख के ही नहीं आएगा, आपूर्ति लिख के आता है, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये मैं तो पूर्ति पढ़ के आया था, ये आपूर्ति क्या चीज़ होती है। तो भाई पूर्ति आपूर्ति एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है, पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जो किसी विशेष कीमत व विशेष समय अवधि में बाजार में बिकने के लिए आती है, बिकने के लिए आती है। बेटा एक चीज़ जरा आपको ध्यान से समझनी है, जब हम मांग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मांग वाले चैप्टर में हमें उपभोक्ता के नज़रिए से देखना है, क्योंकि मांग कौन करता है, मांग करता है उपभोक्ता। तो हमें जब वहाँ पे जो भी चीज़ें सोचनी है वो उपभोक्ता के नज़रिए से सोचनी है, जो वस्तु खरीद रहा है। जबकि अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ति, तो पूर्ति कौन करता है, पूर्ति करता है उत्पादक। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उपभोक्ता कौन होता है और उत्पादक कौन होता है। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का यूज़ करता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। और उत्पादक कौन है, जो वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करता है, जो उसको बनाता है, वो उत्पादक होता है। जो बेचता है, जो बनाता है, जैसा भी आप समझने चाहो, इसी को आप क्रेता कह सकते हो, और इसी को आप जो है विक्रेता भी जो है आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो अब हमें इसके नज़रिए से चीज़ें सोचनी है, अब हमें उपभोक्ता के नज़रिए से नहीं सोचनी है। अब आपको ये सोचना है कि मैं वस्तु बना रहा हूँ और मुझे बेचना है, मैं उत्पादक हूँ इस वस्तु का। तो पूर्ति क्या है, पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जो किसी विशेष कीमत और विशेष समय अवधि में बाजार में बिकने के लिए आती है। जैसे मांग की डेफिनेशन थी कि मांग वस्तु की वह मात्रा है जो विशेष कीमत और विशेष समय अवधि में जिसे उपभोक्ता खरीदने को तैयार है, वो मांग होती है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जिसे उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है वो मांग है, और जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है या जो बाजार में बिकने के लिए आती है वो पूर्ति है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ये एक उत्पादक है, ठीक है, ये एक उत्पादक है, ये उत्पादक 5 रुपये पे 10 पेन बेचने के लिए तैयार है, बेचने के लिए ये तैयार है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये उत्पादक आज 5 रुपये पे 10 पेन बेचने के लिए तैयार है। तो ये 10 पेन क्या कहलाएगा, ये पूर्ति कहलाएगी, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर प्राइस है, एक निश्चित समय है, एक निश्चित कीमत है, और ये बंदा 10 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। तो ये क्या है, ये है पूर्ति। एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कीमत और निश्चित समय। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई एक चीज़ होती है स्टॉक और एक चीज़ होती है पूर्ति, या आपूर्ति भी कहते हैं, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, आप ध्यान रखिएगा। पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर होता है, ये जो है कई बारी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई पूर्ति और स्टॉक में अंतर बताइए, पूर्ति और स्टॉक जो है उसका क्या मतलब है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक जो है वो क्या है, स्टॉक
वस्तु का बाजार में मौजूद भंडार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बेटा जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये स्टॉक है, ठीक है, और मान लीजिए इसमें हमारे पास कई सारे वस्तुएं हैं जो बेचने के लिए तैयार है। अब इसमें से मैं कुछ वस्तु आज 10 रुपये पे बेचने पे तैयार हूँ, 10 रुपये पे 10 क्वांटिटी। तो ये क्या है? ये पूर्ति है। ये क्या है? ये पूर्ति है। मतलब पूर्ति जो है वो स्टॉक का एक भाग होती है। पूर्ति क्या है? ये सारी वस्तु बिकने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी वस्तु बिकने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉक किस चीज को दिखा रहा है कि इस वस्तु का टोटल इतना हमारे पास स्टॉक है, भंडार है, टोटल हमारे पास इतनी क्वांटिटी है इस वस्तु की। अब मान लीजिए ये 100 क्वांटिटी है, ये 100 क्वांटिटी है। उस 100 क्वांटिटी में से 10 रुपये पे कितनी बिकने के लिए तैयार है? 10। तो ये 10 क्या है? ये पूर्ति। और टोटल जो अवेलेबल क्वांटिटी है उस वस्तु की वो क्या है? वो स्टॉक होती है। स्टॉक किसी भी वस्तु का बाजार में मौजूद भंडार। भंडार का मतलब क्या होता है कि टोटल उस वस्तु की कितनी क्वांटिटी उपलब्ध है मार्केट के अंदर, वो जो है वो स्टॉक होता है। जबकि पूर्ति की बात करें तो पूर्ति का अर्थ क्या होता है? पूर्ति का अर्थ होता है कि भाई एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय, एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय में जो भी वस्तु बाजार में बिकने के लिए आती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पूर्ति। आप ये सबसे पहला लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरे में क्या लिखेंगे कि ये जो है यह एक क्या कहते हैं, वाइडर कॉन्सेप्ट है। वाइडर को क्या कहते हैं? वाइडर का मतलब जो है, वाइडर को क्या कहते हैं हिंदी में यार? बड़ा कह सकते हो, बड़ी विचारधारा है। वाइडर को अभी मैं बताता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये जो है यह एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नैरो कॉन्सेप्ट। हाँ, व्यापक, अब आया याद में, व्यापक। ये एक व्यापक विचारधारा है, ठीक है, व्यापक विचारधारा है। और जबकि ये जो है ये एक सूक्ष्म कह सकते हो। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म विचारधारा है, ठीक है। ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो कि पूर्ति स्टॉक का एक भाग है। पूर्ति स्टॉक का एक भाग है, ठीक है। यहाँ लिख दो, स्टॉक पूर्ति का भाग नहीं है। स्टॉक पूर्ति का भाग नहीं होता, ये लिख सकते हो आप इसके अंदर। और क्या लिख सकते हो कि पूर्ति जो है ना, पूर्ति जो है वो एक प्रवाह अवधारणा है। क्या है? ये एक प्रवाह है। प्रवाह का मतलब क्या होता है? समष्टि में पढ़ा था बेटा हमने। प्रवाह का मतलब होता है जिसे एक समय अवधि में मापते हैं, जिस भी चीज़ को एक समय अवधि में मेज़र करते हैं, वो प्रवाह अवधारणा होती है। अभी जब हम समष्टि में पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोबारा से पढ़ेंगे। और ये क्या है? ये एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक अवधारणा का मतलब क्या होता है? जिस भी चीज़ को एक निश्चित समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं कि भाई आज 4 मार्च को हमारे पास इस वस्तु की कितना स्टॉक है, तो ये एक स्टॉक अवधारणा होती है। एक पर्टिकुलर डेट पे जिस भी चीज़ को मेज़र किया जाता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ आज 4 मार्च 2022 को हमारे पास इस वस्तु का कितनी स्टॉक है, तो ये होता है स्टॉक अवधारणा। और जबकि प्रवाह अवधारणा का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ फरवरी में हमारे पास कितना स्टॉक था, 2021 में कितना स्टॉक था, तो एक निश्चित समय अवधि है। जिस भी चीज़ को हम महीने, साल, हफ्ते, दिनों में, इन सब चीज़ों में मेज़र करते हैं, वो चीज़ प्रवाह अवधारणा होती है। और जिसको एक निश्चित तिथि पे, एक निश्चित समय के एक निश्चित बिंदु पे मेज़र करते हैं, वो चीज़ स्टॉक अवधारणा होती है। तो आप ये लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो कि स्टॉक पूर्ति की अधिकतम सीमा
निर्धारित करती है, निर्धारित करती है, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे लिख सकते हो कि यह ऐसा नहीं करती, मतलब कि पूर्ति स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करती, ये लिखोगे यहाँ पे, लेकिन स्टॉक करती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी वस्तु है, उसकी 100 क्वांटिटी है, उस 100 में से आज कितनी बिकने के लिए तैयार है, आज 10 वस्तु बिकने के लिए तैयार है। तो भाई मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी है उस वस्तु की मेरे पास, 100 से ज़्यादा तो नहीं बिक सकती ना। तो ये क्या है, ये उस वस्तु की अधिकतम सीमा है 100, कि भाई 100 एक लिमिट है। अगर 100 से ज़्यादा की डिमांड होती है तो 100 से ज़्यादा वस्तुएं जो हैं वो नहीं बिक सकती। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पढ़ना है आपूर्ति क्या होती है और स्टॉक के अंदर और आपूर्ति के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर बेस है, जैसे वहाँ पे जो पूरा का पूरा जो चैप्टर बेस था वो था मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है बेटा ऐसा ही सिनेरियो है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो टॉपिक भाई आपने वहाँ पे पढ़े हैं वही टॉपिक जो है आपको जो है बेटा यहाँ पे भी पढ़ने हैं, ठीक है। सेम वही टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो जैसे कि अगर हम पूर्ति की बात करते हैं तो पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जो एक विशेष कीमत और एक विशेष समय अवधि में बाजार में बिकने के लिए आती है। तो ये जो है, अगर हम, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ये प्रकार हैं, एक होती है व्यक्तिगत पूर्ति, जैसे व्यक्तिगत मांग होती है, और एक होती है बाजार पूर्ति, जैसे बाजार मांग होती है। अब ये होता क्या है ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु है जो है दूध, मांग में भी मैंने आपको ऐसे ही समझाया था। इसको 4 लोग बेचते हैं, कौन कौन, इसके 4 उत्पादक हैं, एक है मुस्कान, एक है सबा, एक है अंतिमा और एक है अजय। ये 4 उत्पादक हैं जो इन वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत पूर्ति क्या होगी, व्यक्तिगत का मतलब होता है जब हम यहाँ लिखेंगे एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय पे एक उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत। मतलब कि मुस्कान किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कितना दूध बेचने के लिए तैयार है, सबा, अंतिमा, अजय इंडिविजुअली जब हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मुस्कान जो है 40 रुपये लीटर पे 20 लीटर दूध बेचने के लिए तैयार है आज। अंतिमा 35 रुपये लीटर पे 30 लीटर बेचने के लिए तैयार है। अजय 30 रुपये लीटर पे क्या कहते हैं 20 लीटर बेचने के लिए तैयार है। तो जब मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, अजय की, मुस्कान की, अंतिमा की, जब मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ कि एक एक उत्पादक कितनी बेचने के लिए तैयार हैं, सबा के भाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबा जो है 20 रुपये लीटर पे 10 लीटर बेचने के लिए तैयार है। तो जब मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ तब वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत पूर्ति, कि किसी वस्तु के जितने भी उत्पादक हैं, मुस्कान है, सबा है, अंतिमा है, वो किसी पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पे कितना बेचने के लिए तैयार हैं, वो तो व्यक्तिगत है। लेकिन बाजार की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह व्यक्तिगत पूर्ति का जोड़ होती है। ये सब मतलब कि एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम पे सभी उत्पादक, जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ, मैं इन सब की मैं जो है मुस्कान की और अंतिमा की और अजय की और सबा की,
इन सब की अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जो है इन सब के प्राइजेस को एक ही जैसा ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 40 40 40, मुस्कान 40 रुपये पे 20 लीटर, अंतिमा 40 रुपये पे 30 लीटर, अजय 40 रुपये पे इतना और सबा 40 रुपये पे इतना बेचने के लिए तैयार थी। बाजार पूर्ति क्या है कि ये चारों के चारों उत्पादक 40 रुपये पे कितना बेचने के लिए तैयार है। टोटल ये बेच रही थी 20, ये कितना बेच रही थी 30, ये 20 और ये 10, तो इन सबको जोड़ लेते हैं 30 40 50 60 70 80, तो टोटल 40 रुपये पे 80 लीटर दूध मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। 40 रुपये पे आज 40 रुपये पे आज 80 लीटर दूध बिकने के लिए तैयार है, वो होती है बाजार पूर्ति। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जब हम एक उत्पादक की बात करते हैं, आप ये भी लिख सकते हो बाजार पूर्ति से, तो ये जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत बेटा बाजार पूर्ति का अर्थ कई बार ही आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये व्यक्तिगत पूर्ति का जोड़ है, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, लेकिन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे लिखी है कि एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय में सभी उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। तो जो है हाँ, योग भी लिख सकते हैं, जोड़ या योग कुछ भी लिख सकते हैं। योग ही लिखता हूँ मैं, पर आज मुँह से निकल गया, ठीक है, जबान टूट गई मेरी। योग लिख सकते हैं, ठीक है, ये व्यक्तिगत पूर्ति का योग होती है, योग जोड़ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो जब मैं एक की बात कर रहा हूँ तो वो व्यक्तिगत है, और जब सभी बंदों की बात, सभी उत्पादकों की बात कर रहा हूँ तो भाई वो बाजार होती है। अब जैसे हमने मांग में पढ़े थे, यहाँ पे बेटा यही समझना है आपको, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। और फिर हम यहाँ पे समझेंगे बाजार पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, बाजार पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। यहाँ पे जो है ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये बेटा के ऊपर बेस है, यहाँ पे वो वाले फैक्टर नहीं आएंगे जो मांग को प्रभावित करते थे, वो मांग के थे। अब हम जरा पूर्ति के पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, और इस चैप्टर से यही टॉपिक ऐसा है जो आपको इसमें मजबूत करेगा और आगे सारी चीज़ें को समझ में आएंगी। तो पहले हम व्यक्तिगत की बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दो तो सेम है बेटा। पहला है वस्तु की अपनी कीमत, जैसे वहाँ पे था मांग में। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये लिखना है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो भाई पूर्ति बढ़ती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति घटती है। कीमत में और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी हम आगे बात करेंगे कि आखिर कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्यों बढ़ती है। मैंने टेस्ट में भी दिया था ये क्वेश्चन कि भाई कीमत बढ़ने पे पूर्ति क्यों बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीज़न अभी हम आगे पता करेंगे। जैसे हमने पिछली कक्षा में कीमत बढ़ने पे मांग क्यों घट जाती है उसके बारे में हमने बात करी है कि भाई मांग वक्र जो है वो नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, क्यों बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ही आ रहा है, तो उसको जरूर करके जाइएगा कि कीमत बढ़ने पे मांग क्यों घटती है, या मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, नीचे की ओर ढालू क्यों होता है। 6 तरीके से आ सकता है, मैंने बता रखा है, तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है ये तो वही है मांग वाला, वस्तु की अपनी कीमत। अच्छा जी, दूसरा भी इसका वही है, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत में कैसे समझाएंगे। संबंधित वस्तु की कीमत में आपको इसमें, जैसे मांग वाले में तो हमने ऐसे समझाया था कि भाई ये होती है स्थानापन, ये होती है पूरक। स्थानापन में आता है चाय और कॉफ़ी, पूरक में आता है कार और पेट्रोल। उसमें तो ऐसे हमने बहुत ही वाइडर करके समझाया था, इसमें ऐसा नहीं समझाना। इसमें सिर्फ सिंपल सा लिखना है, मान लीजिए एक उत्पादक है, ठीक है, एक उत्पादक है। अब वो जो है मान लो दो तरीके की वस्तु बनाता है। जैसे मान लीजिए एक तो वो बनाता है स्कूटर, और एक वो बनाता है मोटरसाइकिल, ठीक है, मतलब कि बाइक कह सकते हो।
तो अगर मार्केट के अंदर दोनों एक दूसरे की स्थानापन्न है, उपभोक्ता इसको एक दूसरे के स्थान पे यूज़ कर सकता है। तो अगर मार्केट में बाइक की कीमत अगर बढ़ जाए, तो उत्पादक क्या करेगा? उत्पादक जो है इसकी पूर्ति को घटा देगा और इसकी पूर्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि अभी मोटरसाइकिल बेचने से ज़्यादा फायदा है। अब हमें उत्पादक के नज़रिए से सोचना है, उपभोक्ता के नज़रिए से नहीं कि एक बाइक तो महंगी हो गई, फिर खरीदनी नहीं है, अब हमें बेचनी है। तो पहले हम मांग में खरीदने वाला दिमाग लगाते थे, अब खरीदने वाला दिमाग नहीं लगाना, अब बेचने वाला लगाना है, क्योंकि अब आप उत्पादक हो। तो आपको अभी क्या बेचने से फ़ायदा है? अबे भाई सिंपल सी बात है, जब मोटरसाइकिल महंगी बिक रही है तो वो बेचेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, क्योंकि उत्पादक को इससे फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है? इससे बेटा लाभ जो है वो बढ़ जाता है और इससे लाभ जो है वो घट जाता है। उत्पादक को क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो जो भी चीज़ उसके लाभ को बढ़ा देगी उससे पूर्ति बढ़ेगी, जो भी चीज़ उसके लाभ को घटा देगी उससे घट जाएगी। तो दो तो सेम वही है जो मांग वाले में थे। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है इसके अंदर, जैसे वहाँ पे था उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, यहाँ पे अब उपभोक्ता की कोई बात नहीं होने की है। अब इसके अलग फैक्टर समझिए। अब इसके अलग फैक्टर जो है वो कौन से हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन, ये बेटा अलग से भी पॉइंट पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु की तकनीक में परिवर्तन होता है तो उसका पूर्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तकनीक दो तरीके की होती है, एक होती है नई तकनीक और एक होती है पुरानी तकनीक। नई तकनीक का मतलब आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। जब हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हमारी जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है वो घट जाती है, और जिस भी चीज़ से हमारी कॉस्ट घटेगी उससे हमारा फ़ायदा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज़ अब आपको अब आप सस्ती बना रहे हो, सस्ती पड़ रही है अब आपको, इसलिए आपका जो लाभ है, जो भी चीज़ आपकी लागत को घटा देगी उससे आपका लाभ बढ़ जाता है। कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आगम माइनस लागत। ठीक है, आगम का मतलब क्या होता है? आगम का मतलब होता है वस्तु को बेचने से जो पैसे मिलते हैं उसको आगम कहते हैं। ठीक है, और लागत जो उसको बनाने में खर्चा आ रहा है। मान लो मैं ये पेन बनाता हूँ, ठीक है, ये पेन 5 रुपये का बिकता है और 3 रुपये का बनता है। 5 रुपये का बिकता है और 3 रुपये इसको बनाने की लागत आती है, तो मेरे को कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 2 रुपये का। अगर ये पेन 5 रुपये का ही बिके और मैं इसको 2 रुपये में बनाने लग जाऊं तो मेरा फ़ायदा कितना होगा? 3 रुपये का, क्योंकि मैंने अपनी कॉस्ट को घटा दिया है। तो मेरी कॉस्ट घटी और उससे मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? बढ़ गया। अगर कॉस्टिंग घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर यही पेन बेटा 4 रुपये का बनने लग जाता तो मेरा लाभ कितना हो जाता? 1 रुपये। तो कॉस्टिंग बढ़ी, मेरा प्रॉफिट घट गया। तो जो भी चीज़ आपकी लागत घटा दे उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जो भी बढ़ा दे उससे घट जाएगा। तो जब हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इससे हमारी कॉस्टिंग सस्ती आती है, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। और जो भी चीज़ हमारी लागत, अब जब पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमारा लाभ घट जाता है। जो भी चीज़ लाभ को बढ़ाएगी उससे बेटा पूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी, और जो भी चीज़ लाभ को घटाएगी उससे पूर्ति क्या होगी? उससे पूर्ति जो है वो घटेगी। तो इस पे सेपरेट इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्नोलॉजी में चेंज होने का इफेक्ट बताइए। 3 पॉइंट बताऊंगा, ये आपको तीनों अच्छे से पढ़ के जाने हैं। पहला था टेक्नोलॉजी। अगला जो है वो है आगतों की कीमतों में परिवर्तन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आगत क्या होते हैं? आगत जो है ये होते हैं इनपुट। अब क्वेश्चन है इनपुट क्या होते हैं? इनपुट का मतलब होता है जो भी वस्तु आप बना रहे हो उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, कच्चा माल जिसको हम कहते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल,
उसको कहते हैं आगत, इनपुट। तो जो कच्चा माल है उसकी जो कीमत है या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके अंदर जो इनपुट यूज़ हो रहा है, अगर उसकी कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा और अगर घट जाए तो क्या होगा। अगर बेटा जो उसकी कीमत बढ़ जाए तो भाई अब हमारे को प्रोडक्ट, अब हमारा प्रोडक्ट महंगा बनेगा, क्योंकि जो मैं कच्चा माल उसके अंदर लगा रहा हूँ वो महंगा मिल रहा है, अब तो महंगा मिल रहा है तो भाई महंगा बनेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, महंगा बनेगा। और अगर क्या कहते हैं, अगर उसकी कीमत घट जाए तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो अब सस्ता बनेगा। इसी वजह से जो भी चीज़ आपकी लागत को बढ़ा रही है, तो मैंने बोला भाई इससे लाभ घट जाएगा और पूर्ति भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जो भी चीज़ आपकी लागत को घटा रही है उससे आपका लाभ बढ़ जाएगा और पूर्ति क्या हो जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये वाला तकनीक वाला, आगत वाला, और एक और समझ लीजिए, इसको कहते हैं कर नीति। कर नीति क्या होती है? कर नीति का मतलब होता है जब उत्पादक वस्तु को बनाता है, बेचता है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है टैक्स। तो जब टैक्स लगता है किसी वस्तु पे, जरा पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आगम माइनस लागत, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 5 रुपये का पेन बिकता था, 3 रुपये का बनता था, तो मुझे 2 रुपये का लाभ हो रहा था, ठीक है। हाँ, कच्चे माल की लागत बेटा, ये वाला है, कच्चे माल की लागत भी लिख सकते हो इसको, आगत की कीमत लिख सकते हो या कच्चे माल की लागत भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ होती है ये। अच्छा, तो विदाउट टैक्स 5 का बिकता था, 3 का बनता था, तो 2 रुपये का मुझे लाभ हो रहा था। अब सरकार ने टैक्स लगा दिया इस पर। टैक्स लगने से क्या होता है बेटा, कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये 3.5 रुपये का बन रहा है, 50 पैसे का टैक्स लग गया एक पेन पे, तो अब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट तो घट गया, क्योंकि मैंने बोला टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर बेटा सरकार टैक्स को बढ़ा दे, अगर सरकार टैक्स को बढ़ा दे तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी लागत बढ़ जाएगी। और जो भी चीज़ लागत को बढ़ा दे, उससे लाभ घट जाता है और पूर्ति घट जाती है। और अगर सरकार टैक्स को घटा दे तो उससे आपकी लागत जो है वो कम आती है, लाभ बढ़ जाता है और पूर्ति बढ़ जाती है। 2 चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी चीज़ हमारी लागत को बढ़ा दे उससे हमारा लाभ घट जाता है, और अगर लाभ घट गया तो उससे पूर्ति घट जाती है। हर जगह यही इम्प्लीमेंट होगा। तो यही जो मैंने यहाँ लिखा है, जिस चीज़ से लागत घट रही है उससे पूर्ति बढ़ेगी क्योंकि लाभ बढ़ रहा है, जिस भी चीज़ से लागत बढ़ रही है उससे पूर्ति घटेगी क्योंकि हमारा लाभ घट रहा है। तो ये तीनों के तीनों, कर, तकनीक और कच्चे माल की कीमत या आगत की कीमत, ये इंडिविजुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इसका वस्तु की पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। 3 नंबर में इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। 4 तो इसके अंदर यही है कि कर नीति का, तकनीक का, ये 5 पॉइंट काफ़ी हैं। इसी के अंदर एक और चीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्सिडी। तो कभी कभार सब्सिडी का भी इफ़ेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। सब्सिडी जिसको हम जो है आर्थिक सहायता भी जो है कहते हैं। सब्सिडी से क्या होता है, तो ये भी ज़रा ध्यान से समझिए। सब्सिडी से जो है, सब्सिडी का मतलब जैसे कर क्या होता है, कर होता है जो सरकार टैक्स लगा रही है वो तो कर है, लेकिन सब्सिडी क्या है, सब्सिडी सरकार फाइनेंशियली हेल्प करती है, सरकार पैसे देती है उत्पादकों को। तो इससे क्या होता है, इससे लागत घट जाती है क्योंकि सरकार पैसे दे रही है हमें, लागत इससे घटेगी और जिस भी चीज़ से लागत घटेगी उससे लाभ बढ़ेगा और पूर्ति बढ़ेगी। तो कभी कभार एग्ज़ाम में सब्सिडी, अगर सरकार सब्सिडी दे रही है
तो इसका वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो इन तीनों को तो बेटा बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। कर नीति, इसी के अंदर सब्सिडी है, आगत की कीमत और उत्पादन तकनीक, ये थे व्यक्तिगत पूर्ति को कौन कौन से प्रभावित करते हैं। अब हम करते हैं बाजार के, बाजार पूर्ति को कौन कौन से करते हैं। तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि भाई बाजार पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति का जोड़ है ना। बाजार जो है वो व्यक्तिगत का जोड़ है, तो भाई जो कारक व्यक्तिगत को प्रभावित करते हैं वो बाजार को तो करेंगे ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये 5 तो लिखने ही लिखने हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत को कर रहे हैं तो बाजार को भी करेंगे, क्योंकि बाजार के अंदर क्या है, मुस्कान, अंतिमा, अजय, सबा, इन सबका योग ही तो है, व्यक्तिगत पूर्ति का जोड़ ही तो है। तो जो व्यक्तिगत को कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। 2-3 और इसमें एक्स्ट्रा लिखते हैं हम, कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक सबसे पहला, जैसे हम उपभोक्ता की संख्या था तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे उत्पादकों की संख्या। ये वाला जो है और लिख देंगे आप यहाँ पे। अब उत्पादकों की संख्या का क्या मतलब है, अगर उत्पादकों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, और अगर उत्पादकों की संख्या घट जाए तो क्या होगा। तो अगर उत्पादकों की संख्या अगर बढ़ जाए, मतलब कि बेचने वाले ज़्यादा आ जाएं मार्केट के अंदर, तो इससे बेटा पूर्ति जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर बेचने वाले अगर घट जाएं, उत्पादकों की संख्या अगर कम हो जाए, तो पूर्ति जो है वो घट जाती है। ये आपको जो है यहाँ पे लिखना है एक एक्स्ट्रा। अंतिमा इसको समझ लीजिए। अभी हमने जो है यहाँ पे व्यक्तिगत को पढ़ा था कि व्यक्तिगत को कौन से प्रभावित करते हैं। अभी तो उसे आवाज़ ही नहीं आ रही। तो ये हो गया इसमें छठा। 7वां इसमें लिख दीजिए। 7वां इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 7वां इसमें लिख सकते हैं प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक का क्या मतलब होता है, प्राकृतिक कारक का ये मतलब होता है कि भाई देखिए होता क्या है बेटा, जैसे हम जानते हैं कि तीनों के तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब क्षेत्र आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे मान लो कहीं, जब बेटा अगर मान लो कहीं बारिश नहीं हो रही, ठीक है, सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो इससे कृषि क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक के अंदर क्या होता है, कृषि, सारी चीज़ें कृषि से ही आती हैं। कृषि से आगे रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, उसको फाइनल में बदलता है, आगे फिर वो बिकती हैं। तो अगर कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, तहस नहस हो गया, तो उसका प्राइमरी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। तो अगर इसमें आपको 2 चीज़ें लिखनी है, प्राकृतिक कारक के अंदर 2 चीज़ें लिखनी है आपको। एक लिखना है अनुकूल और एक लिखना है प्रतिकूल। अब ये अनुकूल और प्रतिकूल का क्या मतलब है, अनुकूल का मतलब है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, सूखा, ऐसा कुछ नहीं पड़ रहा। तो अगर अनुकूल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो पूर्ति जो है बेटा ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा होती है। लेकिन अगर प्रतिकूल है, प्रतिकूल का मतलब कि क्या कहते हैं, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, मतलब कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है उस चीज़ से जो भी अर्थव्यवस्था में चल रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है पूर्ति घट जाती है। जैसे कभी भी देख लो, जैसे टमाटर है, प्याज है, कभी कभी प्याज 100 रुपये किलो मिलने लगती है। तो क्यों होता है ऐसा, प्याज 100 रुपये किलो, टमाटर भी 100, कभी कभी हरा धनिया जिसको कोई पूछता नहीं है, कभी कभी हरा धनिया 300-300 रुपये किलो बनता है। तो सब वैसे तो सब्जी वाले फ्री में ही देते हैं, लेकिन जब बहुत महंगा होता है हरा धनिया, अभी कुछ टाइम पहले, अभी 1-2 महीने पहले, तो आप अगर उससे लेने जाओगे ना, 5 रुपये का भी नहीं देगा वो आपको, 5 का क्या 10 रुपये का भी नहीं देगा, कम से कम 20 रुपये या 30 रुपये का देगा। 6th पॉइंट में था उत्पादकों की संख्या,
कि अगर बेचने वाले बढ़े तो क्या होगा और बेचने वाले घट जाएं तो क्या होगा। तो अगर बेचने वाले बढ़ जाएं, विक्रेता ज़्यादा आ जाएं बाज़ार के अंदर, तो पूर्ति बढ़ जाएगी। और अगर विक्रेता घट जाएं, बेचने वालों की संख्या अगर कम हो जाए, तो भाई पूर्ति घट जाएगी, क्योंकि जब बेचने वाले ही चले गए तो फिर पूर्ति कहाँ से होगी। और सातवां है प्राकृतिक कारक। तो इसके अंदर आप ये 2 एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ठीक है, और आपको इसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। 5 वही लिखने हैं जो व्यक्तिगत को कर रहे थे, वो तो लिखने ही लिखने हैं सारे। व्यक्तिगत वाले जो हैं, जो व्यक्तिगत पूर्ति वाले जो हमने यहाँ पे पढ़े, वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, तकनीक, आगत, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये यहाँ लिखने वो बचेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर बाजार का आ जाए तो बाजार में ये 2 एक्स्ट्रा और लिख देते हैं। इतनी बकवास आपको जो है ध्यान में रखनी है। फिर हमने वहाँ पे क्या करा था, अब हम इनको एक अल्फ़ाबेट दे देते हैं। जैसे इसको ए अल्फ़ाबेट दे दिया, इसको बी अल्फ़ाबेट दे दिया, इसको सी अल्फ़ाबेट दे दिया, एंड इसको डी अल्फ़ाबेट दे देते हैं, और इसको जो है ई अल्फ़ाबेट दे देते हैं, ठीक है। और इसको जो है एफ़ दे देते हैं, और इसको जो है जी दे देते हैं। इनको हमने अल्फ़ाबेट क्यों दिए हैं? इनको हमने अल्फ़ाबेट इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है पूर्ति फलन। तो पूर्ति फलन क्या होता है? तो बेटा मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको मांग में भी बता चुका हूँ। जैसे मांग में हमने लिखा था, किसी वस्तु की पूर्ति को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, अगर हम उसे एक समीकरण में रख देते हैं तो वो मांग फलन होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी लिखना है। अभी मैंने आपको 7 कारक बताए जो पूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं। तो किसी वस्तु की पूर्ति को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, अगर हम उसे एक समीकरण में रख देते हैं तो वो पूर्ति फलन होता है। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है बाजार। इसमें क्या डिफरेंस है ये समझिए। आपको लिखना है एस ए इज इक्वल टू एफ, ए बी सी डी ई, और यहाँ पे लिखना है एस ए इज इक्वल टू एफ, ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें अंतर क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझिए। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सप्लाई, पूर्ति। ए का मतलब क्या है? ए वस्तु। एफ का मतलब क्या है? फलन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वस्तु है ना, ए वस्तु की जो सप्लाई है वो इन 5 फैक्टर पर निर्भर कर रही है। इन 5 फैक्टर पे निर्भर करती है ए वस्तु की सप्लाई। अगर इन 5 फैक्टर के अंदर चेंज आता है तो ए वस्तु की पूर्ति बदल जाएगी। अभी मैंने बताया आपको 5 फैक्टर, ये ए बी सी डी कौन है? ये ए बी सी डी ये है, वस्तु की अपनी कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमत है, उत्पादन तकनीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। बाजार पूर्ति वक्र में अगर आप देखेंगे तो बाजार पूर्ति वक्र के अंदर क्या है बेटा? बाजार पूर्ति वक्र के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ए वस्तु है, ठीक है, ए वस्तु है। एस क्या है? एस जो है वो सप्लाई है, और यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लिखा है। ये कहाँ, इसका मतलब क्या है कि जो बाजार पूर्ति फलन है वो ए वस्तु की जो सप्लाई है वो इन 7 फैक्टर के ऊपर क्या कर रही है? इन 7 फैक्टर के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि बाजार के ज़्यादा फैक्टर हैं और व्यक्तिगत के कम है। तो अगर आप केवल 5 लिखोगे, जब व्यक्तिगत का पूछे कि व्यक्तिगत पूर्ति फलन क्या होता है, तो आपको लिखना है व्यक्तिगत पूर्ति फलन। अगर वो पूछे तो आपको लिखना है किसी वस्तु की पूर्ति, या ये भी लिख सकते हो व्यक्तिगत पूर्ति को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। जब व्यक्तिगत का पूछे तो ये लिखना, व्यक्तिगत पूर्ति को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, अगर हम उसे एक समीकरण में रख देते हैं तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति फलन कहते हैं। और अगर पूछे बाजार पूर्ति फलन क्या होता है, तो आप लिखना बाजार पूर्ति को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, अगर हम उसे एक समीकरण में रख देते हैं तो वो बाजार पूर्ति फलन होता है। और ये लिख के दिखा देंगे। और ये ABCD में आपको उसको बताना है बेटा
कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब मैंने क्या माना, डी मैंने किस अल्फ़ाबेट को दिया है, ई मैंने किस अल्फ़ाबेट को दिया है, उसको बताना है। कहीं ये ABCD लिख के आ जाओ, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे क्या पता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। आपको बताना है कि भाई ए का मतलब जो है वस्तु की अपनी कीमत है। वस्तु की अपनी कीमत का मतलब ए, और क्या, कहीं ABCD लिख के आ जाओ, वो तो गलत हो जाएगा। हाँ नहीं, ABCD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए से आपने क्या माना, उसे क्या पता ए से आपने क्या माना है। तो ये लिखना है, ए का मतलब वस्तु की अपनी कीमत है, बी का मतलब जो है संबंधित वस्तु की कीमत है, सी का मतलब जो है तकनीक परिवर्तन है, और डी का मतलब जो है कच्चे माल की कीमत है, कच्चे माल की कीमत है, और ई का मतलब जो है कर नीति है। ये आपको बताना है उसको। ऐसे यहाँ पे जी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखना है। कहीं ऐसे ABCD लिख के आ जाओ फिर तो 0 मिलेगा नंबर, ABCD अगर लिख कर आ जाओगे तो। ये तो भाई अब मैंने तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो मैं तो आपको ऊपर बता दिया कि मैं इन सबको अल्फ़ाबेट दे रहा हूँ ABCDE, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो आपको तो लिखना है। तो अभी आपने पढ़ा पूर्ति क्या होती है, पूर्ति स्टॉक में अंतर क्या होता है, व्यक्तिगत पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और बाजार पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर हम उसे एक समीकरण में रख देते हैं तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो पूर्ति फलन होता है। अगर केवल व्यक्तिगत वाले रखेंगे तो व्यक्तिगत पूर्ति फलन मिलेगा, बाजार वाले रखेंगे तो हमें जो है बाजार पूर्ति फलन जो है ये हमको जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 मिनट का और है, ये और समझ लीजिए। अब है कोई नया टॉपिक नहीं है बेटा, पूर्ति का नियम। तो पूर्ति का नियम में क्या है, पूर्ति का नियम वही है, आपको लिखना है कि भाई अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये लिख देंगे पूर्ति के नियम में। तो ये क्या कह रहा है, या आप ये भी लिख सकते हो कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है, ये भी लिख सकते हो। लेकिन ये लाइन जरूर लिखनी है, अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, ये लाइन जरूर लिखनी है बेटा, क्योंकि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये समझिए। इसकी ये इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको अभी फैक्टर बताए 7, जैसे कि 7 फैक्टर कौन से बताए, वस्तु की अपनी कीमत, ये मैंने आपको सबसे पहला फैक्टर बताया। दूसरा फैक्टर कौन सा बताया, संबंधित वस्तु की कीमत। तीसरा मैंने कौन सा बताया, तकनीक परिवर्तन। चौथा मैंने आपको क्या बताया, कर नीति। पांचवा कौन सा बताया, आगतों की कीमत। एंड छठा कौन सा बताया, प्राकृतिक कारक। और सातवां कौन सा बताया, उत्पादकों की संख्या। ये मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पे ये अन्य बातें सामान्य रहने का मतलब क्या होता है, वो बेटा केवल इस फैक्टर की बात कर रहा है, केवल इस फैक्टर की, कि भाई अगर कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ जाएगी, या अगर कीमत घटी तो पूर्ति घट जाएगी। कब, जब ये वाले जो फैक्टर हैं, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर वो आपसे पूर्ति के नियम की मान्यता पूछता है तो आपको बस क्या लिखना है, संबंधित वस्तु की कीमत में ये लाइन जोड़ देनी है, इन 6 के साथ ये लाइन जोड़ देनी है मान्यताओं के अंदर, अगर वो आपसे मान्यताएं पूछता है। ठीक है, अगर वो आपसे मान्यताएं पूछता है, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं, कर नीति में कोई परिवर्तन नहीं, आगतों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, प्राकृतिक कारकों में कोई परिवर्तन नहीं, उत्पादकों की संख्या में, सब के साथ ये लाइन जोड़ देंगे
तो बन गई इसकी मान्यताएं, कितनी भी पूछे। तो क्वेश्चन आएगा कि पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी 5 मान्यताएं बताइए। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, या अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। और मान्यताओं में क्या लिखोगे, ये जो 6 फैक्टर हैं इसके साथ बस ये वाली लाइन जोड़ देंगे, बन गई मान्यताएं। इसके अपवाद नहीं आएंगे बेटा। अपवाद यही होते हैं कि अगर इस अपवाद का मतलब क्या होता है, अपवाद का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं हो रहा, तो इसमें अपवाद नहीं होते, इसमें अपवाद भूल जाइए। यही इसके अपवाद होते हैं। अगर चेंज हो गया तो भैया यही मान्यताएं हैं, यही अपवाद है। अगर चेंज हो गया तो जो है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, वो फेल हो जाता है। तो इसमें अपवाद नहीं आएंगे, अपवाद केवल मांग में ही आते हैं। तो ये इसमें आपको बस पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे पूर्ति वक्र, पूर्ति तालिका और पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम अगली क्लास में जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, या पढ़ेंगे।